हेलो गाइज। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड पर। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए आ गया हूं लेकर के फिजिक्स का क्लास आपके टारगेट बोर्ड चैनल पर और साथ ही साथ आपके ऐप पर। तो आपको पता है कि ये क्लास, ये जो टाइमिंग है आपका, आपके फिजिक्स क्लास के लिए है। तो एक बार फिर से भाई सब लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पिछले क्लास में। आप लोगों का बहुत अच्छा बेहतरीन रिस्पांस रहा है। हाँ, क्लास में आप लोगों ने जितना अच्छे से क्लास को रिस्पॉन्ड किया ना, ये वाकई में बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में दिख रहा होगा कि मात्रक और बीमा, ये जो चैप्टर 1 है, इसी का अगला लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बेसिक्स में अभी आप पढ़ रहे हैं मात्रक और बीमा, ये सबसे पहला चैप्टर हमारा है। इसमें से कल कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर भौतिक राशि क्या होता है, वो समझ में नहीं आया। एक बच्चा का कमेंट था कि सर भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो हम ना आज सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे। तो इससे इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, या वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, आप लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अगर आप लोग इतने उत्साहित होकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। भाई, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं, वो व्हाट्सअप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, या फिर आप जहां से भी, फेसबुक हो सकता है, आप हर जगह से इसको शेयर करिए और इसको एकदम दबा के लाइक करिए, ताकि ना एकदम ज्यादा से ज्यादा लोगों के रीच में ये जा सके वीडियोस। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो पहला चैप्टर है, ये आपको ऐप और यूट्यूब दोनों पर लाइव होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को कंटिन्यू रेगुलर इस क्लास को ना एंजॉय करना है, क्लास में बने रहना है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बाकी साइंस पेपर में, मैथ हो गया, आपको बायो हो गया, इंग्लिश, इन सब का ना एकदम फ्रिक्वेंटली आपको स्टडी करना है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर से आपको ऐप इंस्टॉल करना है, टारगेट बोर्ड। और जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर वहां आपको मिलता है वो परचेज करने का ऑप्शन। आप साइंस पेपर में से कोर्स जैसे ही परचेज करते हैं, तो ये एक नॉमिनल सा चार्ज के साथ आता है, 2,999 रुपए। तो प्यारे बच्चों, 2,999 रुपए में आपको पूरे 2 साल के लिए ये आपको फैसिलिटीज मिलती है कि क्लास 11 और 12 आप अच्छे से वो प्रिपरेशन कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ क्लास का नोट्स, इसके अलावा आपके डाउट सेशन और साथ ही साथ एग्जाम्स आपके ना, वो टाइम टू टाइम जो आपका क्लास टेस्ट होगा वो अरेंज कराया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला मात्रक और बीमा का अगला क्लास। तो प्यारे बच्चों, देखिए इसमें तो देखिए, कल एक एक ना एकदम कॉमन सा ये आपका था, एक डाउट था एक बच्चों का कि सर बताइए भौतिक राशि क्या होता है। देखिए, भौतिक राशि, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि एकदम सिंपल सा चीज है कि आप जिसे ना नाप या तौल सकते हैं ना, वो होता है भौतिक राशि। मतलब जिसको जिसको आप नाप सकते हैं, मतलब जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, वो होता है भौतिक राशि। अगर सिंपल सा एक एक सेंटेंस में अगर आपको परिभाषा चाहिए ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि जिसे जिसे नापा
जिसे नापा अथवा तौला जा सके, तौला जा सके। कहने का मतलब है अर्थात, अर्थात जिसका, अर्थात जिसका मेजरमेंट, मेजरमेंट संभव हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि भौतिक राशि क्या होता है, कि जिसे ना हम नाप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज, जितना भी चीज, जैसे कि आप ना सपोज करिए आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप अपने स्पीड को मेजर कर सकते हैं ना, स्पीड को नाप सकते हैं कि आप गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हैं, कि 20 किलोमीटर में चला रहे हैं, कि 80 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हैं, कि 100 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हैं। हाँ, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चला रहे हैं, तो इसको आप नाप सकते हैं। जिसको नाप सकते हैं वही कहलाता है भौतिक राशि। तो ये क्या हो गया, भौतिक राशि। जैसे कि मान लीजिए कि द्रव्यमान हो गया, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, सपोज करिए मार्केट से फल खरीदते हैं, तो फल खरीदते हैं किलोग्राम में खरीदते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम आपका मीजर करने का, नापने का तरीका हुआ, तो इस तरह से द्रव्यमान का किलोग्राम, तो इस तरह से द्रव्यमान हो गया भौतिक राशि। तो मेरे ख्याल से सब लोगों का डाउट क्लियर होगा कि भौतिक राशि क्या होता है, जिसे नापा या तौला जा सके। या फिर इसको ना देखिए, भौतिक राशि को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से। आप इसको लिखिए कि यह किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण है। ठीक है, भौतिक राशि किसी, भौतिक राशि किसी वस्तु अथवा पदार्थ, पदार्थ का भौतिक गुण है। और वो भौतिक गुण क्या है, वो भौतिक गुण ये है कि जिसे, जिसे हम कोई संख्यात्मक, संख्यात्मक मान प्रदान कर सकें। ठीक है, जिसे हम संख्यात्मक मान प्रदान कर सकें, वो होता है भौतिक राशि। तो सीधे सीधे समझने के लिए आपको ध्यान में रहेगा कि कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि बताइए भौतिक राशि क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जिसे मापा अथवा तौला जा सके, वो चाहे वो जो भी चीज हो, वो कहलाएगा भौतिक राशि। इसके अलावा भौतिक राशि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण है, वह भौतिक गुण है जो हमें, जिसको हम कोई संख्यात्मक मान दे सकें। ठीक है, मतलब संख्या से जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, वही होता है भौतिक गुण। तो ये पहला डाउट था। दूसरा मैंने एक देखा था कि सर बताइए भार और द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, बहुत इसमें कंफ्यूजन है। एकदम सिंपल सा चीज है, देखिए क्या होता है। अगला, द्रव्यमान एवं भार, मास एंड, तो अच्छे से लिख दो, मास एंड वेट, इसमें हम लोग देखेंगे अंतर। तो प्यारे बच्चों, अगर ना बात हम करें द्रव्यमान का, तो देखिए एकदम इसका ना संधि विच्छेद कर लीजिए। द्रव्य, द्रव्य जोड़ मान। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो ये जो द्रव्यमान होता है ना, किसी भी वस्तु में, हाँ, उसके पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे कि किसी भी वस्तु में द्रव्य, बोले तो पदार्थ, पदार्थ का जो मान होता है उसे ही द्रव्यमान कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। बात समझिए, किसी भी वस्तु में द्रव्य अर्थात पदार्थ का जो मान होता है वो द्रव्यमान होता है। अब मान के चलिए कोई एक वस्तु है, सपोज आप ना ये पेन ले लीजिए। ठीक है, ये पेन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पेन
इसमें द्रव्य का जो मात्रा है, ठीक है, आप इसको लेकर के ना चले जाइए ध्रुव पर, आप इसको लेकर के चले जाइए अंतरिक्ष में, आप इसको लेकर के चले जाइए किसी अन्य ग्रह पर, क्या इसमें द्रव्य का जो मान है उसके मान में कोई अंतर आने वाला है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो अर्थात ये द्रव्यमान जो चीज है ना, बहुत ही बेहतरीन चीज है। कितना बेहतरीन चीज है कि द्रव्यमान स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कह लीजिए या कह लीजिए मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन या किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नहीं बदलता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नहीं बदलता है। द्रव्यमान किसी भी प्रकार के परिवर्तन से, द्रव्यमान किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नहीं बदलता है। इसका मतलब ये जो द्रव्यमान है ना, अब मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु, माना कि इसको ऐसे लिखते हैं, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। बात समझिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो वो वस्तु का द्रव्यमान आप ना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाइए, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि वो वस्तु के अंदर जो द्रव्य का मान है, जो पदार्थ का मान है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये होता है द्रव्यमान, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? द्रव्यमान को। किससे सूचित किया जाता है? m के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए, यह है द्रव्यमान। अगर हम बात कर लें भार का, देखिए भार, भार होता है वेट। अब बात समझिए, द्रव्यमान समझने से पहले आपको समझना होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, समझिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि इस दुनिया में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करता है। इस दुनिया में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करता है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका बल अधिक होता है। जैसे सपोज करिए हम हैं पृथ्वी के ऊपर, तो हम बल लगा रहे हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी बल लगा रही है मेरे ऊपर। तो अब देखिए द्रव्यमान किसका ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपके मेरे तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। अब जब बहुत ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी तो पृथ्वी का बहुत ज्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर ये भार के पीछे ना यही गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। तो इसको हम भार को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना अथवा खींच पाना, खींच पाना कहलाता है, खींच पाना उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, उस वस्तु का भार कहलाता है। बात समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, मतलब जिस बल से वो खींच लेना वही बल, यहां पर
या कह लें कि जिस बल से खींच पाता है, जिस बल से या बल के जिस मान से, गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के जिस मान से कोई वस्तु खिंचाता है भार कहलाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के जिस मान से कोई वस्तु खिंचाता है वो भार कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है, उपग्रह है, सबका गुरुत्वाकर्षण बल क्या एक जैसा होगा? और गुरुत्वाकर्षण बल का अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको कि हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अगर अगले में हम जाए तो बात कर रहा है बल का। अब बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। यहीं पर अगर त्वरण के जगह पर आ जाए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। जब त्वरण के जगह गुरुत्वीय त्वरण आ जाए और यहां पे द्रव्यमान आ जाए तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, इस समय ये जो बल होता है ना, ये भार के बराबर, यही होता है आपका भार। कि जब द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान किसी द्रव्य का मान, किसी द्रव्य के मतलब किसी वस्तु के अंदर उसका कितना टोटल कितना मान है ना, वही उसका द्रव्यमान बताता है। लेकिन जब उसी द्रव्यमान को हम g से गुना कर दें, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर दें, तो उस समय जो बल कार्य करता है ना वही कहलाता है भार। तो इस तरह से W बराबर हो जाता है m इंटू जी। अब जैसे अर्थ के लिए ले लीजिए, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझिए कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर किस त्वरण से खींचता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचता है। सब लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं, बट हम लोग कंसीडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपसे एक सवाल है मेरा कि 1 किलोग्राम वस्तु के द्रव्यमान का भार पृथ्वी के सतह पर क्या होगा? बात समझिए क्या कह रहा है। 1 किलोग्राम का जो वस्तु हमने लिया है वो द्रव्यमान इसका दिया हुआ है। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है अपने पास जो वस्तु है ना वो पूरे 1 किलोग्राम का है। अपने पास जो वस्तु है वो कितना का है? 1 किलोग्राम का वस्तु है। इसका मतलब दिया गया है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या? मास, m बराबर 1 kg। और अपने से पूछ रहा है इसका W बताइए कितना होगा। W मतलब वेट यानी कि भार। ये पूछ रहा है कि बताइए भार, द्रव्यमान दिया हुआ है, भार पूछ रहा है कहां पे? पृथ्वी के सतह पर। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह पर पता करिए कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको ये पता है तो भार इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। W बराबर होता है m इंटू जी। m का मान आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम इंटू ये गुरुत्वीय त्वरण 9.8, तो क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर
9.8। अब देखिए इसका मात्रक, कल हमने बताया था ना डेराइव्ड यूनिट, अब इसका मात्रक आप कैसे लिखेंगे, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तो यहां दोनों का मात्रक गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों का परिमाण गुना हुआ है, 1 गुना 9.8, तो मात्रक भी दोनों का गुना हो जाएगा, केजी गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होता है डेराइव्ड यूनिट, और ये बराबर होता है हमारा न्यूटन के, न्यूटन। तो आपका यहां पे W बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आया आपको बात समझ में? देख लीजिए ये हुआ आपका G का मान। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। भाई ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसी पर ना एक आध सवाल और करते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल लिखिए। एक सवाल है, कोई वस्तु जिसका जिसका द्रव्यमान 9.5 किलोग्राम है, उस वस्तु उस वस्तु का भार पृथ्वी पर एवं चंद्रमा पर क्या होगा? बात ध्यान से समझिए। एक सवाल आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, उस वस्तु का द्रव्यमान है 9.5 केजी। आपसे पूछ रहा है उस वस्तु का भार बताइए पृथ्वी पर कितना होगा, और उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, क्योंकि चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है, पृथ्वी के लिए अलग होता है। तो हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, हिंट, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर तो देखिए पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का इंग्लिश होता है अर्थ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं GE, और चंद्रमा का होता है मून, तो GM। तो आपको चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पता होना चाहिए। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, तो सॉरी कैसे भार कैलकुलेट करेंगे, कहां पर, पृथ्वी के सतह पर और चंद्रमा के सतह पर, तो फटाफट इस सवाल को सॉल्व करिए और इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए कि कितना आ रहा है। देखिए इसको फटाफट से चेक करिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका जवाब बता दूं कि देखिए W कहां पूछ रहा है आपको, अगर पृथ्वी पर पूछ रहा है ना, तो लिखिए पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार। सॉल्यूशन, पृथ्वी पर भार निकाल लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा mg। m का मान आपको दिया हुआ है, m बराबर कितना, 9.5 किलोग्राम। तो इसको लिखिए 9.5 इंटू,
अब g का वैल्यू देखिए, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यहीं पर ना चीज आपको आसान पड़े तो 9.8 को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको ना हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा, एक सेकंड, देखिए इसको हम ऐसे लिख लें, W बराबर 9.5 kg इंटू जी के जगह लिख लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 9.5 पॉइंट को हटाइए तो क्या हो जाएगा यहां पर 10, ये 10 और 10 कटेगा, इक्वल टू हो जाएगा 9.5 न्यूटन, अथवा अथवा सॉरी 9.5 नहीं होगा, 95 होगा, 95 न्यूटन अथवा 95 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये 95 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 95 न्यूटन, ये निकला भार का मान पृथ्वी के सतह पर। अब अगर हम इसी को चंद्रमा के सतह पर देखेंगे तो लिखिए, चंद्रमा के सतह पर भार, चंद्रमा के सतह पर भार, तो फिर से W बराबर हो जाएगा m इंटू जी, कौन सा वाला, मून वाला, m इंटू जी मून। तो देखिए m का वैल्यू दिया हुआ 9.5 kg इंटू, अभी मैंने चंद्रमा पर बताया आपको कि चंद्रमा पर g का मान कितना होता है, तो वो होता है तकरीबन 1.625, 1.625। अब इसको कर लीजिए सॉल्व आप, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, 1.625 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, हाँ 10 2 12 25 30 1 31 8 9 25 45 4 18 4 22 9 6 54 2 56 5 14 5 5 2 7 2 1 3 8 6 14 4 3 1 4 1 2 3 4। देखिए इसका वैल्यू आएगा तकरीबन 15.4375 न्यूटन अथवा 15.4375 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए इतना का अंतर आता है, ठीक है, देख लीजिए ये आपका भार हो गया, सेम वस्तु 9.5 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु, द्रव्यमान का वस्तु, इसका भार किधर, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर 15.43 और उसी का भार पृथ्वी पर 95 न्यूटन, ठीक है। तो आप सोच लीजिए अगर कोई इंसान 95 किलो का है, मतलब उसका भार पृथ्वी के सतह पर 95 किलोग्राम है, तो क्या जरूरत है उसको अपना वजन घटाने का, उसको तो बस प्लानेट बदलने का जरूरत है, वो या ग्रह छोड़ के उपग्रह पे चले जाए, यहां से चांद पर चले जाएगा तो फिर वो 95 से घट के तो अपने आप 15.43 हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, सोच लीजिए। तो ये है आपका अंतर द्रव्यमान और भार में। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला इससे, इससे कंक्लूजन ये मिला कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए सबसे पहला चीज हमने क्या सीखा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला चीज। अगर हम बात करें भार का, दूसरा भार, तो भार में स्थान परिवर्तन से परिवर्तन होता है, क्योंकि इसका मान, क्योंकि इसका मान g के मान पर निर्भर
करता है। तो जैसे ही जैसे जैसे जी के मान में परिवर्तन होगा वैसे वैसे भार के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। बस द्रव्यमान ये समझ लीजिए, द्रव्यमान द्रव्य का एक्चुअल मान है, जो वस्तु के पदार्थ का एक्चुअल मान है वो द्रव्यमान होता है। और जब द्रव्यमान में जी से हम गुना कर देते हैं, जी मतलब क्या, ग्रेविटेशन, वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के मान से गुना कर देते हैं, तो जो बल का मान होता है वही भार होता है। इसीलिए जी के मान में परिवर्तन से भार का मान बदलता है, लेकिन द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता है। तो ये था आपको भार और द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, चलिए, तो ये है द्रव्यमान और भार में अंतर। अभी हम लोग वापस से आएंगे, जो हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे कल मात्रक, और हमने कल बता दिया था फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं मूल मात्रक, और हमने बताया था मूल मात्रक की कुल संख्या 7 होती है। मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है कुल संख्या। प्यारे बच्चों, मूल मात्रक की कुल संख्या होती है 7। एक बार अगर आपको रिमाइंड करा दूं मैं, तो मूल मात्रक हमने स्टार्ट किया था लेंथ से, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जिसका मात्रक होता है कैंडेला। इसके अलावा 2 और मात्रक है। एक होता है कोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंगल। इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक होता है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल इसका होता है स्टेरेडियन। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। अगर आप लोगों को क्लियर हो कि कोण क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखिए, एंगल क्या होता है ना, कोण क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि एक रेखा है और दूसरी रेखा इस पर ना इस तरह से झुक जाती है। दोनों एक ही जगह से, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, तो इसके बीच का जो झुकाव होता है ना, ये कहलाता है कोण। सिंपल कोण या प्लेन कोण। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे देख लीजिए, ये पेपर है, ये पेपर आपको दिख रहा है, इसको आप इस तरह से फोल्ड करिए, जैसे कि इसमें ना कुछ रख के खाना होता है। ठीक है, इस तरह से जब आप ना इसको फोल्ड करेंगे, तब देखिए इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है। देखिए एकदम कैमरा के सामने से देखिए, इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है ना। क्या इस कोण को डिग्री में या रेडियन में मेजर करना पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कोण होता है ना, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग आ जाएंगे डेराइव्ड यूनिट में। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक होता है जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हो, वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हो, उस मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ना वो किसकी सहायता से बनेगा, वो मूल मात्रक की सहायता से बनेगा। जिसमें मतलब हम ऐसे इसको अगर दूसरी भाषा में या फिर आसान भाषा में हम इसको लिखें तो कह सकते हैं कम से कम दो मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, तो व्युत्पन्न मात्रक हमको पता करने के लिए अपने पास कम से कम कुल कितना, दो मूल मात्रक होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अथवा दो या दो से अधिक मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक मूल मात्रक की सहायता से ही हमारा व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के जो असली है, जो ओरिजिनल है, वो मूल मात्रक है। जिसको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वो मूल मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो मूल मात्रक की सहायता से बनता है, जिसमें दो या दो से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो देखिए अभी व्युत्पन्न मात्रक को हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड भौतिक राशि है वेग का अथवा चाल का। तो यहां पर दो फंडामेंटल देख लीजिए, एक मूल मात्रक है आपका मीटर, मीटर किसका? लंबाई का मूल मात्रक। हाँ, और दूसरा देख लीजिए सेकेंड, सेकेंड किसका? समय का मूल मात्रक, है ना। तो इस तरह से दो मूल मात्रक मिल करके बनाना मीटर पर सेकेंड, दो मात्रक मिल करके मिला, दो मूल मात्रक की सहायता से बना, दो मूल मात्रक की सहायता से बना, सहायता से प्राप्त हुआ। कौन? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड दो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हुआ। एक था मीटर, मीटर जो कि लंबाई का मूल मात्रक है, दूसरा सेकेंड जो कि समय का मूल मात्रक है। इस दोनों के सहायता से बना मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये जो मीटर पर सेकेंड है ना, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, ये है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को डेराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अभी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बल। ठीक है, बल। तो बल के लिए आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। सब लोगों को पता है द्रव्यमान फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए त्वरण के जगह हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इस दोनों के बीच में है मल्टीप्लीकेशन, गुना करना है। तो कर दीजिए गुना, क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये मात्रक है बल का।
तो इसमें कितना फंडामेंटल यूनिट, कितना मूल मात्रक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें एक ये मूल मात्रक है, दूसरा ये मूल मात्रक है, तीसरा ये मूल मात्रक है। तो कुल यहां पर 3 मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हुआ, 3 मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हो रहा है। कितने मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हो रहा है? 3 मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हो रहा है बल। इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ये है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये व्युत्पन्न मात्रक किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। मान के चलिए अपने पास है ना गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक फॉर्मूला होता है G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। देखिए ये फॉर्मूला होता है जहां पे F रिप्रेजेंट करता है बल को, R रिप्रेजेंट करता है त्रिज्या को, रेडियस M1 तथा M2 रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान को। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर G के लिए ये फॉर्मूला है। तो अगर G के लिए आपको निकालना है मात्रक तो कैसे निकालेंगे? देखिए काफी आसान है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आपको पता है बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यूटन लिख दिया। अब देखिए त्रिज्या, तो आप लोगों को पता होगा त्रिज्या क्या होता है। किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से परिधि, ठीक है, ये समझिए, मान लीजिए ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और ये है इसका परिधि। परिधि है ना, तो केंद्र से परिधि के बीच का जो दूरी, ये दूरी है ना, यही कहलाता है त्रिज्या। और त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो देखिए त्रिज्या क्या है, एक सिंपल सा लाइन है ना। त्रिज्या क्या है? एक सिंपल सा लाइन है। और लाइन मतलब रेखा, रेखा को मेजर करने के लिए यूज होता है मीटर। तो देखिए, तो आर के लिए आएगा मीटर और यहां है आर स्क्वायर, तो मतलब मीटर का स्क्वायर होगा, मतलब मीटर का स्क्वायर। अब बटा देख लीजिए, m1 तथा m2 है द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो m1 के लिए किलोग्राम और m2 के लिए भी किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा किलोग्राम का स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर पावर -2। तो आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, यहां पर भी कितना, एक न्यूटन, न्यूटन भी कहां फंडामेंटल यूनिट है, वो भी तो डिराइव्ड यूनिट है। एक न्यूटन बराबर होता है आपका, अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। फिर देखिए मीटर है, फिर किलोग्राम है, तो इतना सारा फंडामेंटल यूनिट मिल करके एक मात्रक का निर्माण करता है और उस मात्रक को कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है कि मात्रक क्या, मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक और डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को समझ आया अथवा नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। देख लीजिए, आप लोगों को अगर समझ में आया है तो फिर यस लिखिए, अगर नहीं आया है तो आपको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए काव्या झा, यस सर, वेरी गुड।
सुधांशु राजपूत, यस सर, वेरी गुड। चलिए, टी आर दिव्या कुमारी, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक तथा डिराइव्ड यूनिट मतलब आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक अच्छे से समझ में आ गया। मात्रक मतलब क्या? मात्रक मतलब किसी भौतिक राशि को हम किस तरह से मापेंगे, उसको मापने का जो तरीका होता है ना, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये काम है मात्रक का। और भौतिक राशि आपको पता ही है, जिसको मापा जा सकता है। अब किस में मापेंगे भाई? अब ऐसा तो है नहीं कि हमको नापना यहां से दिल्ली तक का दूरी हम नाप दिए किलोग्राम में, है। हमको नापना है रस्सी और हम नाप दिए लीटर में। हमको खरीदना है चीनी और खरीद लिए हम फुट में। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए एक बेहतर तरीके की आवश्यकता होती है, उसके संख्यात्मक मान की जरूरत होती है। तो उसी संख्यात्मक मान को एग्जैक्ट किस तरह से मेजर करेंगे, ये बताता है आपका भौतिक, ये भौतिक राशि को किस तरह से मापेंगे, ये बताता है आपका मात्रक। ठीक है। और मात्रक हमने बताया कि मात्रक आपका एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। और मापने के लिए हम लोगों ने दो तरह का मात्रक बनाया हुआ है। एक होता है फंडामेंटल, जिसको मूल मात्रक कहते हैं, जो बिना किसी की सहायता के बनता है। ठीक है, जो बिना किसी की सहायता के बनता है, मतलब ये ओरिजिनल है, असली असली। ठीक है। और जब बहुत सारा फंडामेंटल यूनिट को मिला करके एक ठो यूनिट बनाया जाए ना, तो बहुत सारा में कम से कम दूगो होना चाहिए, और दूगो से ज्यादा जितना भी ले सकते हैं। और ले सकते क्या है, जितना जरूरत पड़ेगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा। जैसे देखिए, हमने ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकाला, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए निकाला। तो इसमें हमको जरूरत हुआ न्यूटन का, इसमें हमको जरूरत हुआ त्रिज्या का, इसमें हमको जरूरत हुआ द्रव्यमान का। तो दो या दो से अधिक जितना भी फंडामेंटल यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है, उससे मिला करके जो भी मात्रक हमारा बनता है ना, वही कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, मात्रक दो होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें भी मेजरमेंट के लिए आपको ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको नापना है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। देखिए, तरंग दैर्ध्य होता है वेव लेंथ। मतलब तरंग की लंबाई की एक कंप्लीट साइकिल। देखिए, तरंग इस तरह का होता है, अगर आपको पता हो तो तरंग इस तरह का होता है। देखिए, ये यहां से चलना शुरू किया ना, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। प्यारे बच्चों, ये पता है आपको। तो यहां से ये जो लाइट चलना स्टार्ट किया, देखिए यहां से चलते 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 यहां आया पॉजिटिव साइकिल, ये हुआ आपका पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, धनात्मक चक्र। और फिर यहां से यहां आया नेगेटिव साइकिल। तो यहां अब देखिए, अगर ना इसको हम एक ही जगह लेते तो किस तरह से बनता, इस तरह से और वापस इस तरह से। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ। एक साइकिल कंप्लीट करने में तरंग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, यही डिस्टेंस कहलाता है तरंग दैर्ध्य, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो अब सोचिए कि प्रकाश का तरंग कितना छोटा होगा, इतना छोटा कि ना मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और नापना मतलब जब सोच ही नहीं सकते हैं तो नापना तो एकदम मुश्किल है। तो उस छोटी सी दूरी को नापने के लिए ना 10 पर पावर कितना माइनस लगाना हो सकता है। तो इस तरह के दूरी को नापने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं ना, वो कहलाता है एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं ए पर पावर 0 से। और पता है प्यारे दोस्तों, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 पर पावर -10 मीटर। इसको समझिए कि एक
एंगस्ट्रम का मान हमने बताया 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। मतलब क्या, इसका मतलब है 1/10 पर पावर 10 मीटर। इसका मतलब क्या, 1 मीटर में भाग दीजिए 10 पर पावर 10 कहने का मतलब है 1 पर 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको अब गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब जब आप 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई आपको पता है ना, 1 मीटर, सबके घर में मीटर टेप होगा या नहीं भी होगा तो स्केल होगा, आप उससे ना 100 सेंटीमीटर का दूरी लीजिए 1 मीटर, और उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 1 मीटर का 10 अरब टुकड़ा करिए। आप सोचिए कि 1 मीटर का 10 अरब टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा कितना छोटा होगा। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि 1 मीटर का 10 अरब टुकड़ा किया जा सकता है। तो उस समय जो एक टुकड़ा मिलेगा ना, उस टुकड़ा के बराबर होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। उतना सा देखिए, ये जो है ना, ये 1 मीटर का 10, क्या कलर चेंज कर देते हैं, 1 मीटर का 10 अरब भाग, इतना सा दूरी होता है। सोचिए 1 मीटर का 10 अरब भाग। तो इसको ना, तो इसको इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करके हम इसको एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें परमाणु के नाभिक का, नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी, ये दूरी तो और भी कमाल है। ये आपको मेजर किया जाता है फर्मी में। ये आपको फर्मी, स्मॉल एफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए, एक फर्मी बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। मतलब अंदाजा लगाइए कि 1 मीटर का कितना हिस्सा, 1 पर 15 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 मीटर को आप इतना से भाग दे दीजिए, उसके बाद जो डिस्टेंस निकलेगा ना, वो डिस्टेंस होता है आपके परमाणु के नाभिक का वो क्या बोलते हैं उसको, उसका डायमीटर। इतना 1 मीटर का इतना भाग। तो बताइए क्या ये सब इमेजिन कर पाना भी पॉसिबल है? लेकिन फिजिक्स में ये सब का सब पॉसिबल है और सब का सब कैलकुलेट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना एकदम क्लास में बेहतरीन तरीके से सीखने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगले क्लास में मैं उसको डिस्कस करने का पूरा आपको भरोसा, यकीन दिलाता हूं। जैसे मैंने कल बताया ना, 2 बच्चों ने पूछा था और आज हमने डिस्कस किया, उसी तरह अगर आपको कोई डाउट रहता है तो अगले क्लास में हम जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता दूं, जो लोग लास्ट में जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं कि टारगेट बोर्ड चैनल पर जो आपको वीडियोस मिल रहा है ना, ये पहला चैप्टर का कंप्लीट वीडियोस मिलने वाला है। इससे ज्यादा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है टारगेट बोर्ड का, और कोर्स परचेज करना है, जो कि एक नॉमिनल सा फी के साथ आता है, सिर्फ 2,999, जिसमें आपको साइंस पेपर के साथ साथ इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा। और आपने अगर इंग्लिश का परचेज कर रखा है तो उसमें से आप 499 कम कर दीजिए, तो फिर आपका कोर्स का फी पड़ेगा 2,499 रुपीज। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो फिर आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं भाई। इस भरोसे के साथ हम विदा लेंगे कि अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे एकदम एक बेहतरीन से नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी लेवल के साथ, ताकि एकदम आप लोगों का हौसला बिल्कुल बुलंद रहे और आगे हम लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए फाइट कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।